Good morning, students. In our previous class, we have seen the reactions of aldehyde and ketone, and after that, we had seen the uh, reactions of formation of acids. So now we will discuss the physical and chemical properties of acids. So we are talking mainly about carboxylic acids because we are discussing the organic part. So the aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon atoms are colorless liquids at room temperature with unpleasant odor. ठीक है, तो जो कम नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं तो वो तो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो हायर एसिड्स होते हैं दे आर वैक्सी. वैसे भी हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पे सॉलिड की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ता है, कंपाउंड कन्वर्ट होता है. ठीक है, और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ acids are highest. They are having higher boiling point than aldehyde, ketone और अल्कोहल. ठीक है, इन सभी से एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि एसिड में आप देख रहे हो देयर इज COOH बॉन्ड. ठीक है, तो देयर इज स्कोप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. ठीक है, यहाँ से भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है और यहाँ से जो एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ से जुड़ कर के भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो यानी देयर इज़ मच मोर स्कोप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रही है. देखो आप यहाँ डाइमर फॉर्मेशन भी हो रहा है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द एसिड्स आर हैविंग द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल. ठीक है, ओके तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं. इतने स्ट्रांग होते हैं कि वेपर फेज तक में भी इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता. ठीक है, क्योंकि डाइमर फॉर्मेशन कर लेते हैं. अच्छा, अब अगर बात करें इनके मिसिबिलिटी की इन द वाटर यानी सॉलिबिलिटी की, तो अप टू द कार्बन नंबर 4 दे आर सॉल्युबल इन वाटर. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. हम लोग एसिटिक एसिड को देखते हैं ना, एसिटिक एसिड सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन 4 से ज़्यादा नंबर होने पर कार्बन का इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल हैं ही लोअर, लेकिन जो हायर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑल्सो लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म. ठीक है, और अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. अब आते हैं आगे. अब इसके एसिडिक कैरेक्टर को ही हम लोग देखेंगे, तो उससे पहले रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं. रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन इज़ इन्वॉल्विंग एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिटी है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें? H चाहिए हमें, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब OH बॉन्ड ब्रेक होना है. ठीक है, और H मिलना है. अब आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ये RCO यहाँ तो है ही, प्लस यहाँ O है. ठीक है, और ये H जब भी निकलेगा, H आयन जब भी निकलेगा यहाँ से तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज. ठीक है, अब ये माइनस चार्ज आप देखो इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा. इसका मतलब कि कार्बोक्सिलेट आयन में H आयन निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है RCOO माइनस आयन, दैट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. और कार्बोक्सिलेट आयन क्या है? H आयन निकलने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस है. ठीक है, तो अगर भी किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो वो एसिड बहुत आसानी से H आयन देता है, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर का यही कारण है. ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि मिनरल एसिड को टक्कर देगा या इनऑर्गेनिक एसिड्स को टक्कर देने लगेगा. एसिडिक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन
अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यानी ऑर्गेनिक ग्रुप में ये ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अब इसकी एसिडिटी देखते हैं। तो एसिडिटी का रिएक्शन मैंने आपको बताया है, एसिडिटी के लिए सबसे पहले एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल से कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है एसिडिटी। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। या इसका रिएक्शन हम बेस से करा दें तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। या इसका रिएक्शन हम एसिडिक सॉल्ट से करा दें, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तब भी हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन ही मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया गया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दिस इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज, दैट्स व्हाई इट इज़ हैविंग एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, अब इसी रिएक्शन से ये इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकाला गया है। इक्विवेलेंट कांस्टेंट आप जानते हो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को अलॉन्ग विद देयर पावर, पावर स्टोइकियोमेट्री से आता है। ठीक है, और नीचे हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को। तो यही रिएक्शन सेम जो है उसको लिखा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को भी ऐड कर दें, यानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये बन जाता है हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बन जाता है ये? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से इंडिकेट करता है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब किसी भी एसिड का जो Ka वैल्यू है अगर ज़्यादा है, इसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। एंड pKa इज जस्ट अपोजिट ऑफ Ka, हमने पढ़ रखा है। फॉर कन्वीनियंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली इंडिकेटेड इन द pKa वैल्यू एंड रेदर दैन Ka वैल्यू, क्योंकि pKa इज माइनस लॉग ऑफ Ka। Ka जितना ज़्यादा होगा pKa उतना ही कम होगा। तो यानी जिसमें भी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, लेकिन pKa वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो pKa वैल्यू आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी कम है, -7 हो रही है। ठीक है, और pKa वैल्यू ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड की विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे ये क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड का क्या क्या दिया हुआ है। ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड का 0.23, जितनी कम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हमने बात किया ना, तो सबसे कम तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे कम किसका हो रहा है? ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड का। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया इन कंपैरिजन टू बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, क्यों ये डिफरेंस आया है मैं आपको भी बताती हूँ। अभी हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, pKa वैल्यू से क्या पता लगता है, pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, स्मॉलर द pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ये बात आप लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेटर प्रोटॉन डोनर होगा। सम एसिड्स हैव pKa वैल्यू लेस देन 1। लेस देन 1 होने का मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। pKa वैल्यू 1 to 5, 1 से 5 के बीच में होने का मतलब वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और pKa वैल्यू 5 से 15 के बीच में होने का मतलब है वो वीक एसिड है। ठीक है, और एक्सट्रीमली वीक एसिड जो होते हैं दे हैव pKa वैल्यू मोर देन 15। ठीक है, pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी हमारे एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये एसिड और बेस एसिडिक कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो और कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया ना, COO-। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो कार्बन हमने देखा था कार्बन पे इस प्रोसेस में प्लस चार्ज आता था ना जब डीलोकलाइजेशन होता था। तो यानी कार्बन पे कार्बन जो हमारा था सेंटर, वो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अब जब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका ये जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। और वैसे जहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर घटता है। तो अगर आपने डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन की जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो ये माइनस चार्जेस को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एच आयन आसानी से रिमूव होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट भी कार्बन पे आएगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है किसी भी आयन पे तो वहाँ हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होता है तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर घट जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़े कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं आगे। यहाँ देखते हैं किस ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा एसिडिक ऑर्डर में। अब आप देखो CF3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि आप देखो फ्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इसके जो 3 फ्लोरीन अटैच हो जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो ये ग्रुप जिस भी एसिड पे जुड़ेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और ठीक है। तो CF3 का स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद मैंने आपको NO2 का बताया ही, NO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर साइनाइड आयन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और सबसे लास्ट में फिनाइल आयन। फिनाइल ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको कंजुगेशन मिलता है, जब भी ये जो है हमेशा विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। C6H5 ग्रुप यानी फिनाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन और रेजोनेंस में ये इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल गया, ठीक है। अब इसी के हिसाब से ज़रा हम कुछ ग्रुप्स की एसिडिक कैरेक्टर को देखते हैं। अगर आप ये एग्जाम्पल देखें पूरा, इसको देखिए आप तीनों को, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड को, इसमें एरो और जो हमारा ग्रेटर दैन और लोअर दैन का साइन बना हुआ है थोड़ा कुछ अपोजिट है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझिए, ठीक है। अगर हमने एसिटिक एसिड पे तीनों हाइड्रोजन को हटा करके तीनों फ्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया, तो यानी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे हाईएस्ट एसिडिक ये होगा, लेकिन इसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। फिर CCl3, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब से यहाँ पे 3 Cl ग्रुप जुड़ा है, यहाँ 2 Cl ग्रुप जुड़ा है, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा। फिर NO2, अभी हमने ऊपर ऑर्डर देखा ना, NO2 उसके बाद आएगा, फिर साइनाइड उसके बाद आएगा, फिर आएगा एक फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। क्यों? HCOOH फॉर्मिक एसिड है और CH3COOH कौन ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि H में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे कम होता है। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए फॉर्मिक एसिड पहले आया हुआ है। फिर आता है 1-क्लोरो-प्रोपेनोइक एसिड, फिर है फिनाइल ग्रुप पे COOH का मतलब ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड भी एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि रिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी है और COOH ग्रुप भी है, ठीक है। यहाँ देखिए आप COOH अगर हमने यहाँ जोड़ दिया तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो माइनस चार्ज आएगा। या आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से H आयन निकला, ठीक है,
फिर ये बॉन्ड इधर रिंग की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। तो आप देखोगे कि इसका बेंजोइक एसिड में कंजुगेशन एक्सटेंडेड हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस C6H5, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड भी एसिडिक कैरेक्टर है इसमें। उसके बाद आता है बेंजोइक एसिड में अगर हम एक CH2 जोड़ दें बीच में तो ये इसका स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा। फिर आता है एसिटिक एसिड और सबसे लास्ट में है प्रोपेनोइक एसिड। तो ये एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ये दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड दिस इज़ द वीकेस्ट एसिड, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर सभी में है। तो इस ऑर्डर को आप जरा समझिएगा, ये एसिडिक कैरेक्टर का घटता हुआ ट्रेंड है और pKa वैल्यू क्या होगी बताइए, सबसे कम pKa वैल्यू इसकी होगी। तो यानी pKa वैल्यू का ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू है, ठीक है। और एसिडिक कैरेक्टर यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एसिडिटी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एरो के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये एसिडिक कैरेक्टर घटता हुआ ट्रेंड है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, सबसे वीकेस्ट एसिड ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या दिया हुआ है, फिनाइल या विनाइल ग्रुप जुड़ने से कार्बोक्सिलिक एसिड पे एसिडिटी इंक्रीज होती है। अभी मैंने बताया अभी आपको क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से क्या होता है, कंजुगेशन एक्सटेंडेड हो जाता है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे है ना विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपको कंजुगेशन दिखा रहा है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब कंजुगेशन एक्सटेंडेड हो रहा है ना दोनों जगहों पे। दैट्स वाई इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, रिंग पे विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने का मतलब है आप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हो, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके बाद इसका नंबर आएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है OCH3 एनिसोल, आपने पढ़ा है ना, OR यानी ये हमारा ईथर वाला ग्रुप है ना ये, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है इसका, तो इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी इन तीनों में, ठीक है। अब आप pKa वैल्यू देखिए, हायर स्ट्रॉन्गर द एसिड लोअर विल बी द pKa वैल्यू। सबसे लोअर वैल्यू pKa की किसकी है, इसकी, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। फिर किसकी है, इसकी, क्योंकि उसके बाद इसका नंबर है, और सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू इसकी है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, ठीक है। तो मुझे लगता है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं और रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, सॉरी COH बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी तक तो हमने हाइड्रोजन आयन को अलग किया था, अब हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे क्या रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो पहला रिएक्शन दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है, एन का मतलब एनहाइड्राइड हम लोग वहाँ बोलते हैं जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो दो मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने पे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ मिनरल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और P2O5, द टू कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन टुगेदर एंड देयर इज रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये H2O यहाँ से निकाल दीजिए और सिर्फ O से ये कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा हमारा इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड का मतलब ये है देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल बाय कंबाइनिंग द टू एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर एस्टरिफिकेशन, ये तो आपके लिए कॉमन है। एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑल्सो। इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है यहाँ पे। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, एसिड का मॉलिक्यूल H आयन से रिएक्ट करता है, ठीक है। H आयन के प्रेजेंस में ये H आयन एक्सेप्ट करता है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह का प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, आफ्टर दैट देयर इज रिएक्शन विथ KOH, ठीक है। KOH से रिएक्ट करने के बाद ये OH जो है KOH का, ये सारे रिएक्शन पहले तो आप देखिए रिवर्सिबल हैं, ठीक है। तो KOH के प्रेजेंस में क्या होगा, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेगा और अल्कोहल मॉलिक्यूल इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अल्कोहल मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद आप देखो एक कार्बन पे दो OH इज़ हाईली अनस्टेबल। जब भी किसी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हो इट इज़ हाईली अनस्टेबल, तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो ये यहाँ से वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एक ROH यानी अल्कोहल का H, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे OH, अल्कोहल से H मिल रहा है हमें और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, ये दोनों मिल करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईस्टर, मतलब ईस्टर में भी एक H आयन एक्स्ट्रा है, इसको प्रोटोनेटेड ईस्टर कह रहे हैं। और आफ्टर दैट वो H आयन रिमूव हो जाएगा। H आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, रिएक्शन को कराने के लिए यूज़ हुआ है ये। पहले H आयन ने रिएक्शन स्टार्ट किया और H आयन लास्ट में रिमूव भी हो गया और फिर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो ये मैकेनिज्म हो गया हमारा ईस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। इसके लिए भी मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर में, जब भी PCl3 से रिएक्शन हो तो हमेशा H3PO3 ज़रूर बनता है। जब भी PCl5 से रिएक्शन होगा POCl3 ज़रूर बनेगा, और जब भी SOCl2 से रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड जरूर बनेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ H3PO3 बनेगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ POCl3 बनेगा। ठीक है, फॉस्फोरिल क्लोराइड, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड SOCl2 के साथ बनेगा हमेशा SO2 गैस जरूर निकलेगी। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सभी में एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स हैं ये, एसिड का क्लोराइड हेलोजन डेरिवेटिव है ये। ठीक है, तो RCOCl तो तीनों में ही बन रहा है। अब है ये सारे एसिड के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। एनहाइड्राइड इज ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव, ईस्टर इज ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव एंड द एसाइल क्लोराइड इज ऑल्सो ईस्टर डेरिवेटिव। ये एसिड क्लोराइड्स है। ठीक है, अब इसके बाद अमाइड बनाएंगे हम लोग। अमाइड के लिए एसिड का रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से, तो पहले अमोनियम एसिटेट आयन बनेगा और उसके बाद उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, एसिटिक एसिड से बना है तो ये एसिटामाइड है। बेंजोइक एसिड से बनेगा तो ये बेंजामाइड हो जाएगा। ठीक है, और बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो अमोनियम बेंजोएट होगा। तो पहले अमोनियम आयन बनता है क्योंकि अमोनियम ऐसा जुड़ जाएगा अमोनिया। ठीक है, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और हमारा अमाइड बनेगा। ठीक है, तो इतने ही रिएक्शंस हैं इसमें। अच्छा, यही रिएक्शन जब हमने इसके साथ किया थैलिक एसिड के साथ, दिस इज थैलिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड के साथ एसिटामाइड मिल रहा है, बेंजोइक एसिड के साथ बेंजामाइड मिल रहा है, तो थैलिक एसिड के साथ थैलामाइड मिलेगा। ये इसका जो स्पेलिंग है वो P से स्टार्ट हो रही है पर P साइलेंट हियर। तो थैलिक एसिड के साथ क्या मिलेगा, पहले तो अमोनियम थैलेट आयन बनेगा, फिर अमोनियम थैलेट आयन से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे H2O रिमूव हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा NH के थ्रू, एक NH के थ्रू। ठीक है, और बन जाएगा ये थैलीमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, अगला रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। COOH ग्रुप में पहला क्या है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हम लोग जानते हैं, जब भी एसिड को रिड्यूस करोगे आप तो बनेगा, पहले तो एल्डिहाइड बनता है फिर हमारा बनता है अल्कोहल। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो डायरेक्टली आप एसिड से अल्कोहल बना सकते हो। अगला रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के लैब प्रोसेस में हमने, आपको याद होगा क्लास 11th में पढ़ रखा था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ 11th को इससे रिवाइज करिएगा इसको। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम आयन लेते हैं, जिस एल्केन को बनाना होता है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग जानते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और बना लेगा Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और जो आप NaOH में जो ये H है, ये H कंबाइन कर लेगा इस एल्काइल ग्रुप के साथ एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन। दिस इज फॉर्मेशन, लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। किसी भी एल्केन को बनाने के लिए ये लैब प्रोसेस है एल्केन का। ठीक है, अगला रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन ये अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं इन द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन पार्ट, मतलब इस पार्ट में कोई चेंज हो रहा है, तो एसिड वाले पार्ट से रिएक्शन नहीं है, ये हमारे एल्केन वाले पार्ट से, सॉरी एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसमें जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उस वाले पार्ट से ये रिएक्शन है। तो हेलोजिनेशन में क्या करना है, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो आपको चेन में यहीं जो फर्स्ट कार्बन होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अटैच्ड है वहीं पे हमारा हेलोजन अटैच्ड हो जाएगा और हेलो डेरिवेटिव हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग सब्स्टिट्यूशन का। रिंग सब्स्टिट्यूशन अगेन वही नाइट्रेशन रिएक्शन आएगा पहले। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में आप जानते हो कि नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ज़रूरी है क्योंकि NO2+ जो आयन है हमारा, इसका फॉर्मेशन विदाउट H2SO4 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये मेटा पोजीशन पे अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रेशन में।
अच्छा, इसके बाद अगर आपको इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन करना है यानी हेलोजिनेशन करना है तो आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 लेंगे। यहाँ पे भी मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मेटा डायरेक्टिंग ही है, तो हमें जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे रिंग वाले वो सभी मेटा डायरेक्टिंग ही मिलेंगे। लेकिन इसमें हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आप देखो। अच्छा, इसको डिटेल में बताती हूँ मैं, एक मिनट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, यही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ बेंजीन रिंग है हमारी, तो ये क्या करता है, ये चाहे इधर से आप अगर H आयन निकाल रहे हो तब भी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, यहाँ से ये ले सकता है, या ये आप इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करिए, कार्बोक्सिलेट आयन बनाइए, तब भी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। डीएक्टिवेट करना मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना, एक्टिवेट करना मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। इसकी वजह से जो कैटलिस्ट है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज़ होता है, ल्यूइस एसिड है ना ये क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, AlCl3। तो ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ जाता है, उससे बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई एसिड डजंट गिव फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज द एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिंग को डीएक्टिवेट करता है, इट इज डीएक्टिवेटिंग द रिंग। दैट्स वाई द ल्यूइस एसिड AlCl3 get bonded to the carboxylic group and there is no possibility of फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इतना ही हमें पढ़ना था। इसके बाद इसके यूजेस आप जानते हो कि इसका प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज़ होता है, फैटी एसिड है तो डिटर्जेंट के फॉर्म में भी यूज़ होता है, सोप के फॉर्म में भी यूज़ होता है ये, और हम इसको एज अ फूड प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ पॉलीमर्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो यहीं तक हमें पढ़ना था इस चैप्टर में। अब इसकी एक्सरसाइज आप कर लेंगे। So that's all for today. I hope you enjoyed the lecture. Thank you very much.